नमस्ते हमारे सभी पशुपालक भाई और बहनों, ग्रीन टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद लिमिटेड के सहयोग से हमने पिछले 7 महीनों में आपको पशुपालन से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश की है। जिसके पहले सीरीज में हमने आपको थन की रोग प्रतिरोधक क्षमता, थनैला क्या है, उसके कारण व लक्षण, थनैला का दूध की गुणवत्ता पर प्रभाव, साथ ही में थनैला से होने वाली आर्थिक हानि, स्वच्छ दूध उत्पादन, सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस, थनैला प्रबंधन, पशु बांझपन क्या है, कारण और लक्षण, ब्यात के उपरांत 100 दिनों का महत्व, रिपीट ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, पशुओं की पाचन प्रक्रिया एवं संतुलित एवं संपूर्ण आहार पर चर्चा किया। और दूसरी सीरीज में हमने आपको बताया गर्मी में दुधारू पशुओं की देखरेख कैसे करें, कैसे डेयरी व्यवसाय में आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, पशुओं में टीकाकरण और कृमिनाशक के महत्व के बारे में बताया। साथ ही चमकदार त्वचा ही स्वस्थ पशु की निशानी होती है, ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके बारे में बताया। साथ ही में थनैला से जुड़ी हर पहलू के बारे में हमने आपको बताया और कैसे बछिया की देखभाल करनी चाहिए, ट्रांजिशन पीरियड का क्या महत्व होता है, यानी कि ब्यात से पहले और ब्यात के बाद कैसे करें पशुओं की देखभाल, इन सब पहलुओं से अवगत कराया है। इसमें से कोई एपिसोड या कोई प्रोग्राम जो है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और आयुर्वेद लिमिटेड एंड ग्रीन टीवी इंडिया प्रेजेंट्स स्पेशल सीरीज ऑन एनिमल हस्बेंड्री पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट के माध्यम से हम आपके हर सवालों का जवाब दे सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे डेयरी व्यवसाय के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि डेयरी को लोग लाभदायक व्यापार के रूप में देख सके। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को भी आप लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपका इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363 या फिर 9540300003। मैं हमारे सभी दर्शकों का भी स्वागत करना चाहूंगी। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। देखिए, थनैला रोग बहुत ही घातक है, इसलिए आप सब समय समय पर अपने दुधारू पशुओं की जांच मैस्ट्रिप से करते रहा करो। वो कैसे डॉक्टर साहब? दूध की कुछ बूंदें इस पट्टी पर डालने से अगर इसका रंग हरा या गहरा हरा हो जाए तो समझो पशु थनैला रोग की चपेट में है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में पशु के थनों पर आयुर्वेद का मेस्टिलेप लगाना चाहिए। और हाँ, अगर पट्टी का रंग नीला हो जाए या रोग बढ़ जाए तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। थनैला से बचाओ, मेस्टिलेप है सुझाव। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1233-734 पर संपर्क करें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट की, जो है जबलपुर वेटनरी कॉलेज से डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता जी। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत नमस्कार। जो ज्ञान की गंगा ग्रीन टीवी के माध्यम से और आयुर्वेद के सौजन्य से ये अविरल बह रही है, इसमें आपका, आयुर्वेद का और जितने भी हमारे पशु प्रेमी हैं, किसान भाई बंधु हैं, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन, और आप सभी का भी अभिनंदन जिन्होंने मुझे दोबारा से इस कार्यक्रम में बुलाया। जी मैम, नमस्कार जी। तो मैं हमारे सभी दर्शकों का भी स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम में। सर, हमारा जो पहला सवाल आपसे होगा कि डेयरी शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे जो युवा हैं या फिर जो इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, इन सब के बारे में बताएं आप हमें। मैम, जैसा कि डेयरी व्यवसाय के रूप में अगर हम देखते हैं तो हमको शुरुआत में तो लागत काफ़ी लगती है, पर हमको 4 मुख्य बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला, जगह का निर्धारण। हम किस तरह की जगह या किस जगह को हम चुनें जहाँ पर कि हम डेयरी का व्यवसाय चालू कर सकें, क्योंकि हमको जगह ज़्यादा चाहिए और वो जगह जिस पर भी कोई विवाद ना हो, जिसको सरकार की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है वो मिला हुआ हो। इसके बाद जो जगह है वहाँ पर स्वच्छ वातावरण हो, हवादार जगह हो, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना वेल वेंटिलेटेड, वैसा होना चाहिए। साथ ही साथ उस जगह की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके द्वारा कि वहाँ से परिवहन के साधन बड़ी सुगमता से उपलब्ध हों। शहर के बाहर हो, शहर के अंदर होगी तो प्रदूषण की एक समस्या खड़ी हो जाएगी। जो भी उसका गोबर
मूत्र जितना भी है, हम तो कहते हैं कि गोबर में भी लक्ष्मी बसती है, मूत्र भी गौमूत्र का भी उपयोग होता है, पर कई जगह पर ये प्रदूषण के कारण भी बन जाते हैं। तो इसलिए इसके सामान्य तौर पर अच्छी तरह से निस्तारण की सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा सबसे मुख्य कारण होता है या जो दूसरा सबसे मुख्य ध्यान देने वाला पहलू है, वो है वहां पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ। वो ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हमको मिले जो कि जानवरों के हेतु उपयुक्त हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डेयरी व्यवसाय में खर्च आता है तो वो उसको आता है खिलाने पिलाने का। लगभग 70% लागत जानवर को खिलाने की होती है। तो उस लागत को हम कैसे कम करें, मतलब हमको अच्छी गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ कम कीमत पर और साल भर प्रचुर मात्रा में मिल सके, इसका भी हमको ध्यान रखना होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के द्वारा बताएंगे आपको। अगर हम अप्रैल में भूसा लेने जाते हैं, जो वहां पर उपलब्ध भूसा है, वो चने का भूसा हो, वो गेहूं का भूसा हो, जो भी भूसा है, अगर हम उसको अप्रैल में ले रहे हैं तो हो सकता है वो 3 रुपए या 3.5 रुपए किलो मिल जाए। पर वही भूसा अगर हम सितंबर और अक्टूबर में लेने जाते हैं तो वो हमको 7 रुपए या 8 रुपए किलो मिल सकता है। तो मतलब आपके दुग्ध उत्पादन की उतनी दर बढ़ सकती है। तो हमको जो खाद्य मात्रा, एक तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो खाद्य, दूसरा खाद्य को हमको भंडारण करने की पर्याप्त व्यवस्था हो। मीन्स हमारे पास अच्छे स्टोरेज हाउस होने चाहिए जिससे कि हम खाद्य का संग्रहण कर सकें और जो खराब ना हो या बर्बाद ना हो। तीसरी सबसे जरूरी चीज आती है कि हमको वहां पर यह देखना है कि मिल्क की वहां पर या डेयरी से जुड़े हुए जो भी उत्पाद है उसकी वहां पर बिक्री के लिए क्या प्रावधान है। क्या वो बिक सकता है, या वहां पर कोई कोऑपरेटिव है जहां से हम कलेक्ट करेंगे, या अपना दूध हम कहाँ पर देंगे, या केवल दूध बेच सकते हैं या दूध से बने उत्पाद बेच सकते हैं। तो इस चीज का भी हमको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है। अगर इन हम 3 बातों का मुख्य रूप से ख्याल रखते हैं तो चौथा हमारे पास आता है कि लागत कितनी है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम डायरेक्ट जाके गाय या भैंस ले सकते हैं, पर अगर हमको लगता है कि हमारे पास पैसा कम है तो हम उस समय जिसको हम बछिया बोलते हैं वो ला सकते हैं। अगर हमको लगता है कि हमको 10 जानवर से ही अपनी डेयरी प्रारंभ करनी है, तो अगर हम एक भैंस लेने जाते हैं तो उस भैंस की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। पर अगर वहीं से हम उसकी पड़िया या बछिया ले आते हैं तो उसकी कीमत 50,000 से 75,000 रुपए तक होती है। तो अगर हमको लगता है कि कम लागत से और हमको चालू करना है तो हम वहां पर भैंस या पड़िया को लाएंगे, उसको रखेंगे, उसको कुछ दिन खिलाएंगे, उसके बाद हम उससे उत्पादन ले सकते हैं। तो ये 4 बातें जो मैंने बोली, पहली जगह, दूसरा खाद्य, तीसरा हमारे पास उसकी मार्केट, और चौथा हमारे पास कितनी लागत है। अगर हम 4 चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम एक सफल डेयरी व्यवसाय का प्रारंभ कर सकते हैं। जी, तो इसी के साथ मैं हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में। कोई सवाल है डेयरी व्यवसाय से रिलेटेड तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर लाइव खत्म होने के बाद आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो जैसे कि सर ने कहा कि कुछ बातों का ध्यान रखना है, तभी आप डेयरी व्यवसाय जो है वो फायदेमंद व्यापार कह सकते हैं वो बन सकता है। और डेयरी की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से हर एक चीज जो वेस्ट होता है वो भी बिक सकता है। चाहे मैं गोबर की भी बात करूं तो गोबर की भी अच्छी जो है वो मार्केट है, और वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो संपर्क कर सकते हैं गोबर के लिए भी। सर, मेरा जो अगला सवाल होगा आपसे कि डेयरी शुरू करने के लिए पशु की कौन सी नस्ल चुननी चाहिए। ये जो बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस होते हैं उनकी सबसे समस्या होती है कि देसी में क्या चुने या फिर भैंस की कौन सी नस्ल चुने। तो इसके बारे में आप हमें बताएं। नहीं, बहुत ही समय संगत ये प्रश्न है आपका। और मैडम, जैसा आपने कहा, इसके पहले कहा कि गोबर भी बहुत लाभदायक है, तो मैं आपको कहना चाहूँ कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गोबर में लक्ष्मी का वास हो सकता है या गोबर में ही लक्ष्मी बसती है। तो अगर आप गोबर से भी बहुत सारा व्यवसाय कर सकते हैं, बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं, और कई जगह पर तो व्यवस्था की गई है गाँव में कि गोबर को भी 50 से या 1 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है। पर जिस एरिया में अलग अलग एरिया में अलग प्रावधान है। और जो जैसा कि आपने नस्ल के बारे में कहा, ये प्रश्न है, नस्ल का चुनाव जब भी करना है हमको किसी भी डेयरी के लिए, ये हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ जिस एरिया में है और उस एरिया की जो भी दुधारू नस्ल है, सबसे पहले उसका चयन करें या उसको प्राथमिकता दें। पर कोई भी डेयरी चलाते हैं और हमको लगता है छोटी डेयरी चलाना भी चाहते हैं। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि हम 10 जानवर से एक डेयरी को प्रारंभ करना चाहते हैं।
हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगी सर की तरफ से जो है वो वीडियो की कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो मैं हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगी क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से आप समझ ग रहे होंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। सर लौटते हैं, सर फिर से जुड़ते हैं, उससे पहले मैं आप सभी को एक पहले वीडियो दिखाना चाहूँगी। जानकारी पाएं, आमदनी बढ़ाएं। आयुर्वेद पशु स्वास्थ्य संसार से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9871200175 पर। तो सर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सुशील जी का यहाँ पे काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं सुशील जी हमारे साथ। इनका एक जो है सजेशन या फिर कमेंट आया है कि मैं काऊ डंग गोबर से जो है वो ग्रोथ प्रमोटर बनाता हूँ और बहुत बेनिफिट होता है ये प्लांट के लिए। तो बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। ऐसे ही जो है वो बहुत चीज़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो? सर आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? इसका हॉटस्पॉट ही बंद कर दे। तो कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है उसकी वजह से और अभी दूध रेट के हिसाब से सब लॉस हो रहा है। दीपक यादव जी का भी सही वो है, लेकिन अभी हम लोग जितना भी कहते हैं अगर डेयरी व्यवसाय शुरू करना है तो सब कुछ देख के, कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो हमें घाटा और मुनाफा सब कुछ देख के उस व्यवसाय की शुरुआत करनी होती है। तो आप रेट मार्केट का पता लगाएं कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है और आपका जो बजट होता है वो कितना, तभी जो है वो फायदेमंद हो पाएगा। सर हमारे साथ फिर से कनेक्ट हुए हैं। सर आपको आवाज़ आ रही है क्या मेरी? तो डियर सर मेरा एक सवाल है, ललित यादव जी कहते हैं यूट्यूब के ज़रिए से कि मेरा एक सवाल है कि पशु 4-5 महीने बाद ही दूध देना बंद कर देती है, बफेलो से लंबे समय तक दूध कैसे लें? इसका उपाय बताएँ। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सर जो हैं वो थोड़ा-सा इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से। सर आपको आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हेलो? सर आप मुझे सुन पा हेलो? रहे हैं? किसी और में है नेट क्या देखो? कोई और फ़ोन में? हेलो? हेलो? सर आवाज़ आ रही है क्या आपको मेरी? मैम बहुत कट के आवाज़ आ रही है मैम, बिल्कुल भी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है यहाँ पर। जी, सर आपकी तरफ इंटरनेट इश्यू है, इसकी वजह से आपकी भी आवाज़ जो है वो ठीक से नहीं आ रही है हमें, क्योंकि हमने जब प्रोग्राम शुरू किया था तब इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसकी वजह से। तो सुशील जी का एक और सजेशन आया है, सुशील जी एक चीज़ और कह रहे हैं कि क्या लॉस है भाई? हमारे यहाँ अभी ₹35 लीटर चल रहा है पंजाब की डेयरी में, घर पे भी हमारे बिक रहा है ₹45 लीटर का दूध जो है वो इनके यहाँ पे बिक रहा है। तो सारी जगह पे स्टेट वाइज़ अगर हम बात करें तो दूध के रेट्स अलग-अलग है। अगर आप डेयरी व्यवसाय जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो मार्केट का आप पता लगा लें। आपके पास अगर सही मार्केट है तभी आप जो है वो उस बिज़नेस से जुड़े, तभी आपको जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। दीपक यादव जी कहते हैं कि ग्रीन टीवी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो किसानों के हितौसी काम कर रही है, परंतु सरकार को किसान और दूध व्यवसाय के प्रति अभी बहुत अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। जी सर, और सरकार भी कोशिश कर रही है अभी। सर फिर से कनेक्ट हुए हैं। सर आपको आवाज़ आ रही है जी, मेरी? अब आ रही है मैम। यहाँ पर जी मैम सर, क्षमा चाहूँगा, वेदर बहुत खराब है, तो जी। अचानक नेटवर्क चला गया। जी मैम। जी सर, तो सवाल बहुत सारे आ गए हैं दर्शकों के, उससे पहले मैं मैं कंटिन्यू चाहूँगी कि आप बताइए कि कौन-सी नस्ल चुननी चाहिए अगर डेयरी व्यवसाय करना चाहते हैं तो? जी मैम। सबसे पहले तो अगर आप डेयरी व्यवसाय करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि जो नस्ल आपके क्षेत्र में है, उस नस्ल का चयन करें और उसमें भी देखें कि उस तरह के जानवर लें जिनकी दुधारू क्षमता अधिक है। पर अगर ऐसा नहीं है और आप छोटा-सा भी एक डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, हमको लगता है कि हम 10 जानवर से भी एक डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि 6 भैंस और कम से कम 4 गाय रखें। उससे कुछ कारण है। अगर आप 6 भैंस और 4 गाय लेके चलते हैं, तो आपकी डेयरी में दूध की निरंतरता बनी रहेगी। अन्यथा क्या होगा, हमको मालूम है कि भैंस के दूध में फैट परसेंट ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है उसकी, पर उनमें मुख्य रूप से ब्याज जो होती है वो सर्दियों के समय में होती है, विंटर सीजन में होती है, और जैसे जैसे गर्मी आती है उनका दूध कम होता जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जब लगता है कि दूध डेयरी में आना बंद ही हो गया। पर गाय जो है वो सीजनल ब्रीडर नहीं है, वो साइक्लिक है, पूरे साल में कभी भी ब्याह सकती है, तो मतलब दूध की एक निरंतरता बनी रहती है, दूध की कमी नहीं होती है, कुछ ना कुछ मात्रा में डेयरी से दूध मिलता रहता है।
अब जो दूसरा सवाल आता है कि नस्ल कौन सी हो, तो नस्ल को जब भी हमको देखना है तो नस्ल में ध्यान रखना है। भैंस में तो अक्सर लोग मुर्रा बफलो को ही प्रेफर करते हैं, पर अगर हम गुजरात बेल्ट में या और बेल्ट में तो वहाँ पर मैसाना है या सूरती है या भदावरी है, कई तरह की भैंस की नस्लें हैं, पर आज भी सबसे ऊपर मुर्रा भैंस को ही रखा जाता है। पर गाय की बात करें हम तो गाय में जैसे कि हमारे पास गिर है, साहिवाल है, ये अच्छी नस्ल की गाय है, इनका दूध भी अच्छा है, अच्छी मात्रा में दूध देती हैं। पर अगर हमको लगता है कि दूध और अधिक मात्रा में चाहिए तो वहाँ पर हम कुछ संकर नस्ल जैसे कि हमारा जर्सी से क्रॉस है या हॉल्स्टीन फ्रीसियन से क्रॉस है, उनको भी हम रख सकते हैं और उनके द्वारा हम अच्छे से अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। जी, तो हमारे पास सर कुछ सवाल आए हैं। ललित यादव जी यूट्यूब के ज़रिए पूछ रहे हैं कि हमारे पास 4-5 पशु जो है वो 4-5 महीने बाद ही दूध देना बंद कर देती है। बफेलो से लंबे समय तक दूध कैसे लें, इसका उपाय बताएं। भैंस से। इसमें मैम जब भी जो समय आता है, मैंने जैसा आपको बताया कि भैंस में दूध शीत ऋतु में अच्छा आता है, ब्यात होती है, ब्यात के बाद दूध अच्छा आता है। अगर उनका खान पान अच्छा है तो दूध जरूर मिलेगा। उसकी खुराक में आप निश्चित तौर पर कैल्शियम रखें, अगर पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में कैल्शियम रखते हैं। साथ ही साथ कुछ दूध बढ़ाने वाले तत्व जिनको हम बोलते हैं गैलेक्टोगोग, जिसमें कि चंद्रसूर मुख्य रूप से होता है, जिसमें कि सताबर मुख्य रूप से होता है। अगर इन चीज़ों को हम समय समय पर देते रहते हैं जानवर को तो दूध की निरंतरता और उत्पादकता दोनों बनी रहती है। तो अगर आप जैसे कि एक हमारा प्रोडक्ट भी आता है आयुर्वेद की तरफ से भी हमको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कि चंद्रसूर होता है या गैलेक्टोगोग जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम दे सकते हैं। आयनिक कैल्शियम भी होता है जैसे कि लैक्टेड में आता है। इन चीज़ों को अगर हम देते हैं समय समय पर कभी कभी रुक कर, या आप अपने घर में मेथी के दाने, चंद्रसूर के दाने इनको भिगोकर खिलाते हैं जानवर को, तो दुग्ध की उत्पादकता और निरंतरता दोनों में बढ़ोतरी होती है। जी सर, ताराचंद जी पूछ रहे हैं यूट्यूब के जरिए से कि पशु गाभन नहीं हो पा रही है, 4 साल की भैंस है। ये मुख्य रूप से समस्या ये है मैम कि अगर कोई भी जानवर ज्ञावन नहीं हो रहा है या उसमें गर्मी नहीं आ रही, पहले तो उसमें ये पता करें कि गर्मी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। अगर गर्मी नहीं आ रही है तो मतलब फिर ना कोई समस्या है। पर अगर गर्मी आ रही है और उसके बाद नहीं वो ज्ञावन हो रही है तो हमको उसके जननांग की जांच करानी चाहिए। जननांग अगर पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि ये हम बातों के द्वारा नहीं कह सकते, जब तक कि कोई डॉक्टर वहां परीक्षण नहीं करेगा मौके पर तब तक ये बात कहना बड़ा ही मुश्किल होगा कि समस्या क्या है। पर जननांग की जांच कराना, और कई बार बहुत छोटे छोटे उपायों से भी काम हो जाता है, जैसे कि हम जहाँ से कि जिसको हम बच्चादानी कहते हैं उसकी मसाज करते हैं रेक्टम के द्वारा, वहां से हाथ डाल के थोड़ी मसाज करते हैं और कुछ दवाइयाँ थोड़ी बहुत देते हैं और मिनरल मिक्सचर देते हैं, तो उनसे भी कई बार ये समस्या से हमको निजात मिल जाती है। या कुछ प्रोडक्ट जैसे कि जनेवा आता है या फर्टिवेट आता है, इन दवाइयों को देने से 2 या 3 दिन देने से भी कई बार गर्मी आती है और जानवर सामान्य तौर पर गर्भ धारण कर लेते हैं। पर जब तक कि जननांग प्रॉपर नहीं है या उसमें हार्मोन प्रॉपर नहीं है तो ये कहना बड़ा ही मुश्किल है बातों के माध्यम से कि जानवर ज्ञावन नहीं हो रहा और क्या हो सकता है। तो इसलिए अपने पास जो भी उपस्थित पशु चिकित्सक हो, सबसे पहले तो जांच कराएं कि जननांग उसके सामान्य है कि नहीं। अगर जननांग सामान्य है तो फिर उसमें कुछ हार्मोन का निश्चित मात्रा में शरीर में उपलब्धता है या नहीं है, इसको भी हमको देखना चाहिए। और अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं तो फिर उस हिसाब से उसके उपचार की व्यवस्था की जाती है। जी, तो मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, अगर आप ग्रीन टीवी से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं, आप इस पे जो है वो अपना सवाल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर एक सवाल है यूट्यूब के जरिए, डॉक्टर साहब मेरे गाय जो है वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी में 50 दिन बाकी है, अभी जब बैठती है तो थोड़ा थोड़ा भार डाल रही है, प्रोप्लास आ रहा है, HF काउ है, उसका क्या इलाज है? मैम ये प्रोलैप्स जो कहते हैं या डेली का बाहर आना, ये प्रोलैप्स कहलाता है, जो कि नॉर्मली सर्वाइकल वेजाइनल प्रोलैप्स होता है लास्ट समय में। तो इसके लिए चूंकि अब अंतिम समय आ गया है, लगभग लास्ट का 1.5 से पौने 2 महीने बचे हुए हैं, इस दौरान विशेष तौर पर अगर लगता है कि ये समस्या बहुत बढ़ रही है तो पहले तो उसकी खुराक में उचित मात्रा में पोषण दें और उसमें भी कैल्शियम फास्फोरस का उचित मात्रा में उचित अनुपात में उसको प्रदान करें। पर लगता है कि इससे भी समस्या का निदान नहीं हो रहा है तो फिर कुछ इंजेक्शन हमको लगाने पड़ते हैं, जिसको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन होते हैं, उसको जरूर लगवा लें, अन्यथा आगे चल के समस्या बन सकती है या हो सकता है कि गर्भ भी गिर जाए।
तो ये जो बार बार ये प्रोलैप्स आ रहा है, इससे क्या हो सकता है, या जिसको हम कहते हैं बेली का बाहर आना, तो ये जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, वो कम होता है, तो उस दौरान ये समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए आप वहां पर सबसे पहले कुछ पोषण दें। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो ये जो मैंने बताया कि प्रोगाइनोन या जो भी आपका प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन है, वहां पर आप उसको लगवाएं। इस समस्या से आपको निदान मिल जाएगा। जी, तो हाँ, मैं हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगी। सर, हमारा जो अगला सवाल होगा आपसे, वो ये हमें बताएं आप कि डेयरी पशु में होने वाली कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी होती है और उनका उपचार किस तरीके से किया जाए। खासकर जो नए लोग जो डेयरी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं, उन लोगों को ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड है उनको आइडिया होता है, उनको लक्षण देख के वो थोड़ा बहुत जो है वो पहचान कर सकते हैं। लेकिन आप इसके बारे में बताया कि डेयरी व्यवसाय में कौन कौन सी कॉमन बीमारियां होती है और उनका उपचार किस तरीके से हमारे पशुपालक भाई बहन करें। अगर मैं बात करूं कि बीमारियों की, तो बीमारियों की बहुत लिस्ट होती है, पर अगर प्रबंधन अच्छा है, पोषण अच्छा है, तो सामान्यतः बीमारियां कम ही होती हैं। पर फिर भी मुख्य रूप से अगर हम वर्गीकृत करें तो एक तो बीमारियां होती हैं जो खान पान से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी बीमारियां होती हैं जो गर्भ के समय होती हैं, गर्भ या बच्चा देने होती है, कि जानवर के ब्याह के बाद की समस्या है। तो अगर मैं शुरू की बात करूं, खान पान से संबंधित समस्याएं हूं, तो अगर कई बार क्या होता है कि उसके आहार में किसी प्रकार का बदलाव किया, तो अगर आहार में किसी भी प्रकार का बदलाव करते हैं तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं अपच हो जाता है या इनडाइजेशन हो जाता है। तो इनडाइजेशन अगर हो रहा है तो किसान को समझ में क्या आता है कि हमारे जानवर ने खाना खाना बंद कर दिया है, खाना खाना छोड़ दिया है, या खाना खाना में रुचि नहीं ले रहा है। तो उस दौरान, जैसा कि शब्द हमने कहा, रुचि ही नहीं ले रहा, उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद का एक प्रोडक्ट आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, रुचामैक्स के नाम से। तो ये जो रुचामैक्स का आता है, इसमें कुछ नहीं, लहसुन, अदरक और आंवला होता है, और इनका ही एक मिक्सचर है। ये तो आयुर्वेदिक है, देसी उपाय है। इसको आप चाहें तो इसको आप, अगर बड़ा जानवर तो 15 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं, गुड़ के साथ या जगरी के साथ या आप मोलासिस के साथ इसको दे सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा रोग है, अगर जब अच्छी हरी घास आती है, प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न होता है, तो जानवर बहुत अधिक खा लेता है, या कहीं उसको एकदम से दाना मिल गया, उसको बहुत खा लेता है। और उस दौरान जो सबसे गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लोट या अफरा। अफरा से कई बार मृत्यु होने तक की संभावना होती है। अगर कई बार गैस का उत्पादन बहुत अधिक हो गया, पेट बहुत ज्यादा फूल गया, तो सांस रुकने से जानवर की मृत्यु भी हो जाती है। और उस दौरान आपको जानवर को बहुत ही एहतियात बरतने हैं आपको जानवर के साथ। और अगर लगता है कि पेट फूल ही रहा है, तो उस दौरान आप कुछ दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एक दवा एफएनएल के नाम से भी आती है आयुर्वेद की, उसका उपयोग कर सकते हैं। और उस दवा को अगर बड़ा जानवर है तो तकरीबन 50 ml एक बार दिन में, और ऐसा 2 बार तक आप दे सकते हैं। और 2 दिन तक अगर आप इनको देते हैं तो कई बार आप उसको इन बीमारियों से बचा सकते हैं। और या आप ध्यान रखें कि जब भी आप चारा दें, उस जब हरा चारा बहुत प्रचुरता में हो तो कम से कम 40% उसमें भूसा जरूर दें। अगर हरा चारा बहुत ज़्यादा खा लेगी तो निश्चित तौर पर ये समस्या बढ़ सकती है। और जब आपको लगता है कि इस तरह का सीजन आ रहा है, तो उसके पहले ही आप एहतियात बरतें। और अगर इन दवाओं का थोड़ा उपयोग करते रहें, या इसकी जगह आप हींग, अजवाइन, काला नमक इनको भी देते हैं, तो कुछ हद तक समस्याओं को हम रोक सकते हैं। या कई बार लोग थोड़ा तेल पिला देते हैं, उनसे भी इन समस्याओं का कमी आ सकती है। इसके बाद जो समस्या आती है, जिसको हम कहते हैं बच्चा देने के तुरंत या बच्चा देते समय एक समस्या आती है कि जड़ फंस जाती है। पेट जैसे ही बच्चा आता है और पता लगा कि उसका प्लेसेंटा अंदर है, जिसको हम जड़ बोलते हैं सामान्य भाषा में, या जिसको हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं, आरओपी के नाम से जाना जाता है। अगर वो इस तरह की कोई समस्या आ रही है, तो उस दौरान हमको ध्यान रखना है। और सामान्य तौर पर हम वो दवाएं देते हैं जो बच्चादानी के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डाले, और बच्चादानी से जो भी गंदगी या जिसको हम प्लेसेंटा कह रहे हैं जो रुक गया है, वो बाहर आ जाए। और उस हेतु हमारे पास आयुर्वेद ने एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, जिसका नाम है एक्सापार। नाम से ही आ रहा है एक्सापार, मतलब हमको बाहर एक्सपेल करना हर चीज को। और इसमें क्या होता है, बोलस भी आता है और सिरप भी आता है, दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल है।
और इसको आप या तो 4-4 गोलियां आप दे सकते हैं, जो बोलस जिसको हम बोलते हैं, या 100-100 ml के रूप में आप एक्सापार को दीजिए। लगभग 2 से 3 दिन अगर आप इसको देते हैं तो इससे आपको निजात मिल जाता है। शुरुआत और 2 लगातार 3 से 5 दिन तक देते हैं तो इस समस्या से आप निदान पा सकते हैं। इसके बाद डेयरी की जो सबसे प्रमुख समस्या है, डेयरी की नहीं हर जगह की समस्या है, जिसको हम कहते हैं मैस्टाइटिस। कई ग्रीन टीवी के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से इस पर जगह जगह पर चर्चा हुई है। कई तरह से बात हुई है कि हमको थनैला रोग का बचाव कैसे करना है, थनैला से संबंधित तमाम तरह के प्रश्न पूछे गए। और उस समय आप ध्यान रखें कि अगर आप अच्छे से उसका प्रावधान करते हैं, प्रबंधन करते हैं, दूध दोते समय आप सावधानियां बरतते हैं, तो निश्चित तौर पर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। पर लगता है कि थनैला हो ही गया है या शुरुआत है, तो उस दौरान उसका सबसे पहले चेक करना कि दूध में कोई खराबी तो नहीं हो गई। अगर खराबी के लिए भी एक मैस्ट्रिप नाम से इन लोगों का प्रोडक्ट आता है आयुर्वेद का, उससे आप कई बार पता कर सकते हैं। और अगर थनैला हो ही जाता है तो उस दौरान आप थनों के ऊपर एक जेल आता है इनका मेस्टिलेप के नाम से, वो लगा सकते हैं, या एक इससे स्प्रे भी आता है। कई बार आपको लगता है कि आप जेल नहीं लगा सकते हैं, तो एक वर्टिकल स्प्रे आता है, इस स्प्रे को भी अगर आप डालते हैं तो इससे भी आप काफ़ी हद तक इस थनैला नामक रोग से आप उसको बचा सकते हैं। और उसके बाद मैंने जैसा कि बताया, ब्यात के बाद की समस्या, ब्यात के बाद 2 मुख्य समस्याएं जानवरों में मुख्य रूप से देखी जाती हैं। एक जिसको हम बोलते हैं कीटोसिस। कीटोसिस एक वो बीमारी है जो शरीर में अगर खाद्य पदार्थ की कमी है या शरीर में ऊर्जा की कमी है और दूध बराबर लिया जा रहा है उस जानवर से, तो उन जानवरों में यह समस्या हो सकती है। और उसके रोकने के लिए सबसे सार्थक और सबसे कारगर उपाय यही है कि हम उसका पोषण अच्छा रखें। अगर हम पोषण अच्छा रख रहे हैं तो ये समस्या सामान्यतः नहीं आएगी। पर अगर हमको लगता है कि नहीं, पोषण में कुछ कमी है या कुछ रह गया है, तो जैसा मैंने बताया, दूध बढ़ाने वाले जो उत्पाद आते हैं जिसमें हम सतावर कहते हैं, या इसी तरह के और भी कुछ उत्पाद आते हैं जो कि मिले हुए होते हैं, और उसका एक बनाया है एक प्रोडक्ट जिसको बोला है कीटो रोग। कीटो मतलब कीटोसिस से, और रोग मतलब उसको रोक देना। उसके लिए जो कि नेगेटिव एनर्जी है जानवर के शरीर में, या जिसको हम कहें कि उसके शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई है, उसको दूर करने के लिए जो कीटो रोग के नाम से आता है, इस कीटो रोग को सामान्यतः जो हम उपचार के दौरान भी करते हैं कि पहले 200 ml दिन में 2 बार देना है, इसके बाद हमको 100 ml इसको लगातार 2 से 3 दिन तक देना है, तो हमारे इस समस्या से हमको निदान मिल जाता है। और इसके बाद मैं एक और आवश्यक बीमारी के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसको हम बोलते हैं मिल्क फीवर। मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वार एक ऐसी समस्या है जो सामान्यतः अधिक दूध देने वाले जानवरों में जन्म के तुरंत बाद ही देखी जाती है। जैसे ही जानवर बच्चे को जन्म देता है और अगर उसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा नहीं है, तो उस जानवर में ये समस्या देखने को मिल सकती है। उसलिए या उसके उपाय हेतु आपको एक प्रोडक्ट जिसको हम कहें जहाँ से भी कैल्शियम मिल सकता है वो कैल्शियम देना है। तो आजकल क्या हो गया, अगर मैस्टाइटिस, अगर मिल्क फीवर या जिसको हम दुग्ध ज्वर कह रहे हैं, वो बीमारी हो गई है, तो उस बीमारी के लिए तो हमको इलाज ही कराना पड़ेगा। पर हम सोचें कि बीमारी ही ना हो, उसकी रोकथाम के लिए हम एक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं लैक्टेट के नाम से आता है, आयुर्वेद इसको बनाती है, जिसमें कि आयनिक कैल्शियम होता है। अगर इस उत्पाद को भी हम तकरीबन इसकी एक आप देखेंगे कि जेल की पैकिंग आती है 300 ग्राम की, अगर इसको हम ब्यात के 6 से 8 घंटे पहले दे दें और ब्यात के 12 से 18 घंटे के भीतर दे देते हैं, तो खुराक जिसको हम कहते हैं प्रबंधन संबंधी रोग होने की संभावना काफी कम हो जाती है। जी मैम, तो ये हमने मुख्य रूप से संक्षिप्त में कुछ रोगों की बात की, बाकी बहुत सारे और भी रोग हैं जिनकी हम व्याख्या कई और जो आपके टॉक हुए हैं उनमें हम कर चुके हैं। जी, तो आप लोगों को अगर कोई ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। सारे रोग के बारे में हमने डिस्कशन किया है और आगे भी हम करते रहेंगे, और हमारा मेन मकसद है कि आप लोगों तक जो है वो सही जानकारी पहुंचाना। और अगर आपको कोई लक्षण दिखे अपने पशुओं में, लग रहा है आपको कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप पशु चिकित्सक से जल्द संपर्क करें। सर, हमारे पास कुछ सवाल आए हैं जो कि मैं चाहूंगी कि पहले उनका जवाब दे दूं। एक जो है मॉडर्न फार्मिंग नाम से यूट्यूब से एक सवाल आया है कि मेरी गाय जो है वो ताजी ब्याई है लेकिन मिल्क नहीं बढ़ रहा है, दूध नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें?
इसके लिए सवाल में मैं चाहता था कि थोड़ा सा और सुधार करते, इस सवाल को बताते कि ये पहली ब्याज है कि दूसरी ब्याज है कि तीसरी ब्याज है, क्योंकि पहली ब्याज में जी सामान्यतः दूध प्रारंभी होता है। तो कोई चाहे कि मैं या कोई बताए कि ये साहब ये तो मेरी 10 लीटर जाए दे सकती थी दूध, तो इस तरह की अवधारणा सामान्यतः गलत होती है। तो अगर ये पहली ब्याज की है तो हमको थोड़ा इंतजार करना है, उसके पोषण को बढ़ाना है, क्योंकि दूध की अधिकतम मात्रा हमको तीसरी ब्याज में मिलती है और जानवर के ब्याने के लगभग 30 दिन से लेकर 90 दिन तक दूध सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। तो अगर आपकी ताजी गाय ब्याई हुई है तो दूध धीमे धीमे बढ़ेगा, पहले दिन से दूध ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा। तो अभी आप इंतजार करें और आप अगर इस प्रश्न में और थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करें ये दूसरी ब्याज है या तीसरी ब्याज है, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर और भी सटीक तरीके से देने का प्रयास करूंगा। जी। तो हमारे पास जो अगला सवाल है, राजमणि दुबे जी हैं, ये कह रहे हैं मेरी गाय एक बार में पूरा दूध नहीं छोड़ती है, कुछ उपाय बताएं, फेसबुक के जरिए। ये मैम शुरुआत से ही ऐसा हो रहा है या कि ये अभी होने चालू हो गया है ऐसा? अगर पूरा दूध नहीं छोड़ती है इसका मतलब है कि आप उसको 2 या 3 बार में धोना पड़ेगा आपको। पर सामान्यतः क्या होता है कि अगर दूध को हम अच्छे तरीके से, सही प्रबंधन से, सही तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से दूध का दोहन करते हैं तो दूध सामान्यतः एक बार में पूरी तरह से निकल आता है। कुछ दूध हमको छोड़ना पड़ता है, पूरा दूध कभी भी नहीं निकलता है। पर इसमें यह समझ में नहीं आ रहा मुझे कि कितने प्रतिशत दूध नहीं छोड़ती है, क्योंकि दूध की एक मात्रा होती है। अगर मैं कहूँ कि कोई जानवर 5 लीटर दूध दे रहा है और एक बार में उसका उस दिन 4.25 लीटर दूध आया है तो हम उसको दूध छोड़ना नहीं कहेंगे। हाँ, पर अगर वो एक बार 3 लीटर दूध दे रही है और 2 लीटर नहीं आ रहा है तो कुछ समस्या जरूर है। तो आप ये जरूर देखें, और ऐसा लगता है तो देखें जब थनों से आप दूध लेते हैं तो उसको दर्द तो नहीं होता है, या थनों में सूजन तो नहीं है, या अयन में किसी तरह की समस्या तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब किसान, जैसा कि हमने बताया था, अगर ये जिसको हम नीलिंग बोलते हैं, अगर इसको लगाकर दूध लेता है तो थनों में कई बार दर्द प्रारंभ हो जाता है, और जब दर्द प्रारंभ हो जाता है तो कई बार जानवर दूध छोड़ना या दूध देना उस समय के लिए रोक लेते हैं। तो इस तरह की अगर किसी भी तरह की कोई इस मतलब पद्धति में कोई कमी है तो या तो उसका दूर करें, और या कोई और भी अगर समस्या आ रही है इससे संबंधित तो उसको प्रश्न को थोड़ा सा और क्लियर करें। जी, तो मैं हमारे सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि सर की तरफ इंटरनेट इशू भी है, तो अगर हम आपका सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363 या फिर 9540300003, और हम आपकी बात जो है वो एक्सपर्ट से करवाएंगे और इस एक्सपर्ट के जरिए हम आपके समस्याओं का समाधान देने की कोशिश जरूर करेंगे। सर, एक और सवाल है यूट्यूब के जरिए कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन डेयरी फार्मिंग। ये जो सवाल है मैम, ये आपका निर्भर करता है कि आप शुरुआत में ही अगर सोचते हैं क्या प्रॉफिट होगा, तो शुरुआत में तो नहीं, शुरुआत में तो आपको लागत लगानी पड़ती है, क्योंकि उत्पादन शुरुआत के दौर में, क्योंकि हमारे पास खर्चे बहुत होते हैं, हमको एक डेयरी बनाना है, डेयरी बना के जानवरों को रखना है, और शुरुआत से ही मुनाफा अगर मैं सोचूं तो इस तरह से मुनाफा नहीं होता है। पर अगर हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच है, हमको अगर सुगम मात्रा में सस्ते दर पर सबसे पहले जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, अगर हमारे फार्म बीमारियों रहित है तो निश्चित तौर पर एक लाभ का व्यवसाय सिद्ध होता है। जितना हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा या इनपुट ज्यादा होता है उसी तरह से आउटपुट होता है। अगर मैं बात करूं कि किसी के पास 10 जानवरों की एक डेयरी है और किसी के पास 100 जानवरों की डेयरी है और किसी के पास 1000 जानवरों की डेयरी है, तो उनका अगर मैं प्रतिशत निकालना चाहूंगा तो ये एक तरह से सभी के लिए समान नहीं होगा, सबके लिए भिन्न भिन्न होगा। तो जो आपकी लागत है उस तरह से इसमें प्रॉफिट आता है। पर आप निश्चित मानिए कि अगर आपके यहाँ मार्केट अच्छा है, दूध की खपत अच्छी है, तो निश्चित तौर पर इस व्यवसाय में बहुत अच्छा प्रॉफिट है जिसको कि आप ले सकते हैं और कमा सकते हैं। जी, तो मैं हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगी, और जैसे भी हम कहते हैं कि किसी भी बिजनेस, अगर खेती बाड़ी पशुपालन से जुड़े हैं, कुछ भी चीज की आप खेती शुरू कर रहे हैं तो आप मार्केट को ध्यान में रखते, मार्केट पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना होगा कितना नहीं होगा। सर, अगला सवाल हमारा होगा, स्वास्थ्य पशु की क्या खुराक होनी चाहिए, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये भी बहुत लाजमी प्रश्न है, क्योंकि खुराक का ही मुख्य सवाल है, क्योंकि उत्पादन
खुराक पे ही निर्भर करता है। अगर हमने अच्छा उसको खिलाया तो वो उत्पादन भी अच्छा देगा, क्योंकि ये मशीन है, ये जानवर एक मशीन की तरह होता है। हम इसको बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं देते हैं, पर इसके बाद भी हम उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध ले लेते हैं। तो हमको उसको, अगर हम अच्छे क्वालिटी का उसको खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित तौर पर हमको उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा। और एक जानवर जो एक औसत वजन का है, जिसको हम 300 से 350 किलो का कहते हैं, उस जानवर के लिए कम से कम 15 से 20 किलो हमको हरा चारा चाहिए, कम से कम 4 से 5 किलो हमको भूसा चाहिए, और कम से कम 1.5 किलो हमको उसके लिए दाना चाहिए। ये तो उसकी हुई सामान्य खुराक, जिस पे कि वो अपनी दैनिक क्रियाएं कर सकता है। पर जब बात उत्पादन की आती है, तो अगर आप भैंस के दृष्टि से देखेंगे तो भैंस में दूध उत्पादन अगर हो रहा है तो जितना उसका उत्पादन है, उस उत्पादन का 50%, मतलब अगर मैं कहता हूं कि एक भैंस 10 लीटर दूध देती है तो उसका 50%, मतलब 5 किलो दाना उसको देना पड़ेगा। पर अगर एक गाय की बात करते हैं तो उसमें 40%, अगर एक गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको दाना 4 किलो ही चाहिए। तो इस तरह से दाने को हम इस तरह से बांट सकते हैं। पर भूसा लगभग 4 से 5 किलो प्रतिदिन, हरा चारा 15 से 20 किलो प्रतिदिन, और जो कंसंट्रेट, या जिसको हम दाना कहते हैं, खली चोकर जो भी दे रहे हैं आप, वो कम से कम जितना उसका उत्पादन है उसका 40 से 50%। अगर भैंस है तो लगभग 50% उत्पादन का, अगर गाय है तो उसके जितना दुग्ध उत्पादन है उसका 40% अगर हम उसको देते हैं तो उससे उस पशु की आहार का अच्छी और भली भांति तरीके से पूर्ण किया जा सकता है। जी सर, अगला सवाल होगा मेरा कि अगर बहुत डेयरी में जो है वो बहुत सारे अस्वस्थ पशु भी होते हैं, तो किस तरीके से अस्वस्थ पशुओं की देख रेख करनी चाहिए, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैम, जब कभी भी ये हम डेयरी खोलते हैं तो ये तो लाजमी है कि अगर जानवर है तो बीमारी भी आएगी, और अगर बीमारी है तो उस दौरान ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारे पास एक ऐसी जगह हो जहां पर कि हम अस्वस्थ पशुओं को या बीमार पशुओं को रख सकें, जो कि स्वस्थ पशुओं के साथ ना मिले। तो हमारे पास एक अलग ऐसा एरिया हो जहां पर कि बहुत लोगों का आवागमन ना हो, वहां पर केवल बीमार पशु ही रहें, और उसको कोशिश करें उस जगह पर बनाएं जो कि हमारे डेयरी का एंट्रेंस ना हो, मतलब प्रारंभ ना हो, वो हमेशा पीछे साइड या सबसे कोने साइड में हो, जिससे कि इलाज के दौरान वो अगर जानवर है तो सबसे पीछे रहेगा, तो उससे इन्फेक्शन हमारे मुख्य जो परिसर है उसमें आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो वहां पर उस जानवर को रखें, उसकी देखभाल अलग करें, और जो जिस व्यक्ति को उसकी देखभाल के लिए लगाया जा रहा है उस व्यक्ति को जो स्वस्थ पशु हैं उनकी देखभाल में ना लगाएं, अन्यथा वो बीमारी वहां से जो हमारे स्वस्थ पशु हैं उनमें भी आ सकती है। उसके लिए उचित उपचार, जिस तरह की बीमारी है उसका उपचार करें, और जैसे ही वो स्वस्थ होता है उसको स्वस्थ पशुओं के साथ ले आएं। जी, तो अभी जो है वो हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर है, हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सवालों के जवाब दे सकें। अगर नहीं दे पाते हैं तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेज दें, डिटेल भेज दें, कहाँ से हैं आप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363 या फिर 9540300003। सर शुरू करते हैं। अंकित जी का सवाल है कि डेयरी लोन कैसे मिलेगा? जो मैम डेयरी लोन के लिए है, आपको एक प्रॉपर अपना प्रपोजल बनाना पड़ता है। पहले आप अपना जब प्रपोजल बनाएंगे तो उसको आप नाबार्ड के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी बैंक आपका वहाँ पर जो कि पशुधन पर या इस पर लोन देता है वहाँ से, या तीसरा जो इसका तरीका है, आज के समय में पशुपालन विभाग के द्वारा भी कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि उनके माध्यम से भी आपको पशुओं को प्रदान किया जाता है। तो उसमें कई क्राइटेरिया हैं कि आप का अनुसूचित जाति या उनके लिए अलग सर आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रावधान ठीक से, तो है, अंकित उसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। पर मुख्य रूप से अगर आप एज ए बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की तरह जाना चाहते हैं तो आप इसको एक अच्छा प्रपोजल बनाकर अपने किसी पशु चिकित्सक के द्वारा उसकी तकनीकी मदद लेकर, और अगर आप अभी मैम आ रही है? सर आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है, हेलो, तो जी जी सर अभी आ रही है सर। तो आप एक प्रपोजल बनाकर और नाबार्ड में आप
उसको सबमिट कर सकते हैं और वहां से आपको लोन मिल सकता है। जी, तो अंकित जी, जैसे कि सर ने बताया आपको कि आपको सबसे पहले प्लान तैयार करना पड़ेगा, जी प्रोजेक्ट मैम। तैयार करना पड़ेगा कि क्या-क्या प्लानिंग है आपकी, और उसके बाद आप नाबार्ड से भी उसको जो है वो लोन ले सकते हैं, या फिर आप पशुपालन विभाग हर स्टेट का भी है, हाँ सेंट्रल मैम, पे भी जाके मेरा ये कहना था सारी कि जानकारी अगर होती है। कोई भी व्यक्ति जी, आएगा कि जी मैम, तो आप वहाँ सर आप उनको अगर आप संपर्क करते हैं और जैसा कि मैंने बताया पशुपालन विभाग से भी कुछ स्कीम चल रही हैं, वहाँ से भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जी, तो आप अपने जी मैम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाने में उनकी भी मदद ले सकते हैं, और उसके बाद बहुत सारे बैंक्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स भी लोन मेरे ख्याल से देती हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट वगैरह वो है। नाबार्ड तो है ही, नाबार्ड से भी, और बहुत सारे स्टार्टअप के थ्रू भी जो है वो डेयरी व्यवसाय को आप बना कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। सर, अगला सवाल है हमारा कि एक आपने कहा था कि कौन सी दूध कम आती है, तो वो मतलब पहली बार ब्याई है कि दूसरी बार ब्याई है। तो हरिओम जी का सवाल है कि दूसरी बार ब्याई है लेकिन फिर भी उनका दूध कम आ रहा है, तो मतलब पशु का दूध कम आ रहा है, तो क्या करें? अगर लगातार दूध जैसे कि दूसरी ब्यात में भी दूध कम आ रहा है, तो मतलब निश्चित तौर पे या तो जानवर में कोई ना कोई बीमारी है या उसका पोषण में कोई कमी है। तो उसको एक बार आप जांच कराएं कि कोई बीमारी तो नहीं उसको चल रही, क्योंकि सामान्यतः हमारे यहाँ के जानवरों में एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ये बीमारी बहुत जी। सर, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप एक बार फिर से डिस्कनेक्ट होके आप फिर से कनेक्ट हो, नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अपने वहां पर करा। सर, सर आप एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए प्लीज। तो मैं हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगी, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कार्यक्रम में जो है वो थोड़ा सा माफी भी मांगना चाहूंगी कि इंटरनेट इशू की वजह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है सर जहाँ पे है, उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से सर की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। तो बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके सवालों का जवाब दे सके, अगर हम नहीं दे पाए तो माफी चाहूंगी। और आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल भेज दीजिए, अपना नाम, कहाँ से हैं आप। ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 9953218363, या फिर 9540300003। तो हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट से बात करके आप लोगों की जो भी समस्या है उसका हम लोग समाधान दे सकें। और इसके अलावा सर फिर से कनेक्ट हुए हैं। जी मैम। जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैम ये बड़ा इशू, क्योंकि वेदर सभी जी। दर्शकों से क्षमा चाहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ का वेदर जी बहुत खराब है इस समय, बार बार कनेक्टिविटी इसमें ब्रेक हो रही है। तो मैम जैसा कि आपने बोला था कि दूध अगर कम आ रहा है लगातार, तो हो सकता है कि उसमें कोई बीमारी उसमें हो या उसके पोषण में कोई कमी है। अगर बीमारी है तो एक बार, जिसको हम बोलते हैं इंसानों में भी ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की बीमारी, उसकी एक बार जांच करा लें, और अन्यथा उसके पोषण पर ध्यान दें। और जैसे कि हमने जो बताया, सतावर, अश्वगंधा, चंद्रसूर, इन चीजों का मिश्रण या तो आप वैसे लें, और या फिर हमने जैसे बताया कि जैसे कीटो रोग और आपका लैक्टेड है, इस तरह के प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हैं तो भी आप अपने जानवर का दुग्ध उत्पादन कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। जी। तो उम्मीद है जी। आप लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल रहा है। सुजल जी का सवाल है यूट्यूब के जरिए कि सर मेरी गाय का एक थन छोटा है और बंद है, इलाज या घरेलू उपचार बताएं। अगर मैम गाय का एक थन छोटा है, ये तो अगर शुरू से ही है ऐसी, अगर जिसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, तो उसमें कुछ भी नहीं किया सकता। अगर जन्म से ही ऐसा है उसके साथ, जब वो अपनी मैच्योरिटी पे आए है और उस दौरान से ही ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ भी नहीं किया सकता। पर अगर दूध देने के बाद बंद हुआ है कि पहले उसमें दूध था और उसके बाद बंद हो गया है, इसका मतलब है कि उसको उपचार से ठीक कह सकता है। तो पहले हम जानना चाहेंगे सुनील जी से कि क्या पहले थन दोनों एक जैसे थे, या जी। शुरू से जब से उसका मतलब वो उपचार कारगर नहीं होगा।
जी मैम। जी, तो सुजल जी आप और भी जानकारी दीजिए, तभी हम जो है उस समस्या का समाधान दे पाएँगे आपको। निखिल तिवारी जी का यूट्यूब के ज़रिए सवाल है, सर मेरी गाय के आयन पर गर्मी या बरसात के मौसम में फफोले हो जाते हैं और जल ठीक नहीं होते हैं, कोई उपाय बताएँ? ये सामान्यतः मैम जैसा कि बताया है कि गर्मी और बरसात के समय ये उपयुक्त समय होता है कि किसी भी इन्फेक्शन के बढ़ने का। इसका मतलब ही है कि अयन की सफाई अच्छे से नहीं होती है। जब दूध ले लेते हैं या दूध का दोहन कर लेते हैं, उसके बाद जो लाल दवा जिसको हम बोलते हैं या पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं, उसके द्वारा इसके थनों को दूध दोहने के बाद अच्छे से साफ करें और थनों को गीला ना रखें, तुरंत पोंछ लें। अगर थन शुष्क रहेंगे और आप अगर लाल दवा से धोते रहेंगे तो इस तरह की कोई भी समस्या उनको आएगी ही नहीं। जी। सर अगला सवाल है, ललित यादव जी पूछ रहे हैं कि सर सीमन रखवाने पर बफेलो प्रेग्नेंट रुकती नहीं, क्या करना चाहिए? हम मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव जो कहता है कि अगर बफलो को सीमन की जगह आप अगर नेचुरल ब्रीडिंग कराते हैं तो ज़्यादा कारगर होता है। तो सीमन रखवाने के पर भी अगर बफलो प्रेग्नेंट नहीं हो रही या बार बार नहीं रुक रही है तो आप उसकी जो नेचुरल जिसको हम बोलते हैं नेचुरल ब्रीडिंग कराएं, उसके द्वारा हो सकता है कि आपकी इस समस्या का निदान आपको मिल जाए। तो मैं सामान्यतः भैंसों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है जिसको हम बोलते हैं सीमन रखवाना, उसकी हम सलाह कम ही देते हैं। गायों में ये काफ़ी कारगर है क्योंकि भैंस के संग एक दिक्कत और होती है कि इसकी हीट साइलेंट होती है। समझ में नहीं आता कि हमको कई बार हम उसके जांचने में गलती कर देते हैं, तो उस दौरान जब आप बीज रखवाते हैं वो उपयुक्त समय नहीं होता उसके बीज रखने का, इस कारण से वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है। तो बेहतर होगा कि इसकी आप नेचुरल सर्विस कराएं और उसको एआई ना कराएं। जी, सर सुजल जी का सवाल जो अभी हमने उनसे पूछा था कि उन्होंने जो हमसे पूछा था सवाल कि एक थन छोटा है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये बचपन में एक कीड़े ने काट लिया था और उस थन से जो है वो पस भी निकला था, उसके बाद से ये हुआ है। इसके अलावा इनका एक और सवाल है कि कौन-सा पशु को जो है कौन-सा मिनरल मिक्सचर देना चाहिए? इसके बारे में आप हमें बताएँ सर। मैम सभी तरह के मिनरल मिक्सचर आते हैं बाजार में, आप जो भी चाहें आप मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं और या आप चाहें तो घर में खुद भी बना सकते हैं। कई बार लोग घर में बनाते हैं सामान लेके, पर बहुत सारे मिनरल मिक्सचर आते हैं और मिनी मिक्स के नाम से, एग्रीमेंट फोर्ट के नाम से, आयोमिन के नाम से बहुत सारे मिक्सचर आते हैं। आप कोई भी लें, ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। और कई बार कहते हैं कि चेलेटेड मिनरल्स हैं या बहुत सारे अलग अलग तरह से आते हैं, उनमें उसकी रेट बढ़ जाते हैं। नो डाउट उसमें कुछ बाईपास इफेक्ट डालते हैं वो लोग कि जिसका आंत में शोषण होना उसका आंत में शोषण होगा, जिसके आपका पेट में शोषण होना उसका पेट में होगा। तो इस तरह से ये तरह तरह के मिनरल्स आते हैं और आप कोई सा भी मिनरल मिक्सचर आप ले सकते हैं, सभी कारगर है। जी, सर इन्होंने कहा था कि एक थन छोटा है पशु का, तो इस पे आपने जो सवाल पूछा था वो कह रहे हैं कि एक कीड़ा ने काट लिया था जब वो छोटी थी तब और उसके बाद उसमें पस भी निकला था। हाँ मैम, आप ये बात समझ में आती है। अब प्रश्न पूरा होता है कि अगर उसको किसी ने कीड़े ने काट लिया था और उसमें पस बना था तो क्या होता है कि अगर उस समय उपचार पूर्ण रूप से नहीं किया गया होगा तो थन में क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पत्थर जैसा हो जाना। तो उसके कारण क्या होता है कि वो छोटा होने लगता है। जो उसमें उस दौरान बीमारी थी उस समय उसका इलाज मतलब सही तरीके से नहीं हो पाया, इस कारण से वो थन छोटा हो गया और अब इस समय उसमें बहुत उम्मीद नहीं है। इसलिए उसका उपचार छोड़ना, जो थन बचा हुआ है उन पे काम करें, उनसे आप दूध लें। जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों के सवाल का जवाब मिल रहा है। हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। 1-2 सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी। जैसे कि हिरेन जी कहते हैं कि लोन कहाँ से मिलता है? सर अभी हमने डिस्कस किया है, अंकित जी का ये सवाल था। आप थोड़ा-सा वीडियो में पीछे जा सकते हैं, पीछे जाके आप देख सकते हैं कि नाबार्ड से प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, नाबार्ड में या फिर पशु विभाग में आप संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी है। उसके अलावा अर्जुन जी कहते हैं कि मेरा सवाल है डेयरी फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो मैं शुरुआत कितने पशुओं से करूं? इसका भी डिस्कशन हमने शुरुआत में किया है कि आप पे डिपेंड करते हैं आपका बजट कितना है, मार्केट कैसा है, उसी पे आप जो है वो कितने पशु से शुरू करना चाहते हैं, ये उस पे डिपेंड करता है।
व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए सवाल है कि अशुपति जी पूछते हैं कि मैं किसान हूँ, 40 एकड़ खेती धान गेहूं की करता हूँ, कोई 40-50 लाख की कोई योजना बताएं। सर, इसके बारे में आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज दें और हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सपर्ट से बात करवा के आपकी समस्या का समाधान पास दे सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 9953218363 या फिर 9540300003। सर, उसके बाद हम लौटते हैं डेयरी से रिलेटेड सवालों पे। सर, योगेश पाटीदार जी हैं झबुआ से। सर, सबसे अच्छी और अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है झबुआ के लिए, ये जानना चाहते हैं ये। सर, आप स्टेट का नाम भी, राज्य का नाम भी लिख दें तो उससे आइडिया लगेगा। जी, ये झाबुआ, ये मैम नहीं, ये झाबुआ मध्य प्रदेश से है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस एरिया में, मैं देखा हुआ, मैं गया हुआ हूँ। क्योंकि इस एरिया में अगर मैं देखूं तो इस साइड जो ब्रीड सामान्यतः लोग पालते हैं वो मालवी और निवाड़ी पालते हैं, क्योंकि मालवा रीजन है और निवाड़ रीजन लगता है इस एरिया में। लेकिन उन दोनों ही नस्ल में दूध अधिक मात्रा में नहीं होता है, तो हमको इन्हीं नस्लों को अपग्रेड करना होगा। इनसे जो नस्ल आती है, जो क्रॉस ब्रीड जिसको हम कहते हैं, जिसमें मालवी या निवाड़ी नस्ल का क्रॉस है, जो उनको हमको लेना है, तो वो उस एरिया के हिसाब से अच्छी रहेंगी। क्योंकि झाबुआ के एरिया में गर्मी भी ठीक होती है, पहाड़ थोड़ा सा एरिया वैसा है, इसलिए आप वहाँ पर निमाड़ी या मालवी का जो क्रॉस है उनको आप अगर लेते हैं तो आपके लिए कारगर होगा। आप संकर नस्ल की वहाँ पर गाय रखें तो बेहतर होगा आपके लिए। जी, अंकित जी, आपने जो नस्ल की बात की है इसमें हमने डिस्कशन किया है। जो दूसरा सवाल है हमारा वो इसी पे डिस्कशन है, तो आप थोड़ा सा प्रोग्राम में पीछे चले जाएं और आप देख सकते हैं। और हमारे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब हम दे सके। एक सर और सवाल है यूट्यूब के जरिए, अंकित महाले जी पूछते हैं कि मैम हमारी गाय ने जो है वो चारा खाना कम कर दिया है, उसके लिए क्या करें? मैम, हमने अभी पहले भी कहा था कि अगर इस तरह की समस्या है कि जिसको हम सिंपल इंडाइजेशन कहते हैं, या कई बार हमको कम खा रहा है या चारा खाना छोड़ दिया है, तो उस दौरान शुरुआती अगर हमको लगता है कि बीमारी नहीं है, बुखार नहीं है उसको, तो आप रुचा मैक्स, जैसा कि हमने बताया था शुरू में, आप पाउडर एक आता है उसको दे सकते हैं। 2-3 दिन देखिए आप 15 ग्राम एक गुड़ का लड्डू बनाइए, उसको 15 ग्राम का रुचा मैक्स का एक पाउडर आएगा, उस पाउच में आप गुड़ मिलाइए, लगभग 50 ग्राम 30 से 35 ग्राम गुड़ मिलाइए, 15 ग्राम ये हो जाएगा, और इसका लड्डू बना के आप 3 से 5 दिन दीजिए। अगर इससे आराम हो सकता है कि इससे आराम लग ही जाए, और उसका एक शरीर का तापमान जरूर दिखाएं। अगर बुखार नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि इससे आराम आ जाएगा। जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। सुजल जी सेटिस्फाई हैं हमारे आंसर से। आपका धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सर, इसमें सवाल है, शाहरुख पटेल जी कहते हैं कि हम डेयरी लोन ले तो कितने % हमें सब्सिडी मिलेगी, या इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? आपको नहीं मैम, आप ये सभी कुछ जानकारी अवेलेबल है पोर्टल पे। अगर जैसे ही जाएंगे, सब्सिडी के अलग अलग प्लान है, कहीं पर 25%, कहीं पर 20%। अगर कई विशेष क्षेत्र में वहाँ की कुछ जातियों के लिए 80 से 90% तक सब्सिडी का प्रावधान है, अलग अलग तरीके से, किस तरह से आप कहाँ पर जाते हैं। पर सामान्यतः नाबार्ड भी 20 से 25% का तो सब्सिडी देता ही है, तो आपको कम से कम 20 से 25% सब्सिडी तो हर जगह मिलेगी अगर आप डेयरी व्यवसाय को करना चाहते हैं। जी सर, अंकित जी का दूध बढ़ाने के लिए क्या खिलाएं, ये अभी शायद हमने इनका जवाब दिया है, खाना कम कर दिया है, क्या जवाब दें? सर, एक सवाल है लाला भाई, ये गुजराती या मराठी में ये सवाल है कि लोन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ सर एक बार वो प्रोसेस आप फिर से बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर हमें लोन के बारे में बताएं आप। मेरा मैम, जैसे भी पहले भी कहा कि जब भी हम किसी भी व्यवसाय को चालू करना चाहते हैं या किसी भी जैसे डेयरी के बारे में लोन लेना चाहते हैं, सबसे पहले हमको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, प्रोजेक्ट या प्रपोजल जिसको हम बोलते हैं। जब हम एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि हम कितने जानवरों से क्या चीज़ हम एक डेयरी चालू करना चाहते हैं, हमारे पास जगह है, हमारे पास क्या क्या प्रावधान है, जो कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध है। अगर वो संसाधन की उपलब्धता है और आप बताते हैं कि हमें इस व्यापार को चलाने के लिए हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ तो आपके पास होना चाहिए पहले। अगर आप कहेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं चलाना चाहता हूँ, तो बड़ी समस्या है। इसके बाद आप देखिए कि आपके एरिया में कई बैंक होंगे, आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा, जो भी आपके पास उपलब्ध है वहाँ पर सरकारी स्कीम चलती है। वहाँ के आप पशुपालन विभाग पर जब आप जाएंगे तो बताएगा कि हमारे पास कोई स्कीम चल रही है जिसके तहत हम
जानवर दे रहे हैं, हम बकरियां प्रदान कर रहे हैं, हम सांड प्रदान कर रहे हैं, हम भैंस प्रदान कर रहे हैं, तो या तो आप वहां से ले सकते हैं। अगर वहां से नहीं लेना है तो आपको नाबार्ड, जैसे मैंने बताया, नाबार्ड सबसे ज्यादा बड़ी फंडिंग करता है। इसके बाद कुछ बैंक होते हैं जो कि कृषि लोन के रूप में हमको डेयरी के लिए भी देते हैं, तो उनसे भी हम संपर्क कर सकते हैं। वहां के बैंक मैनेजर से आपको मिलना होगा, अपना प्रपोजल लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लोन प्रदान किया जाएगा। जी, और जहां तक मुझे जानकारी है, लोन और सब्सिडी के लिए जमीन आप पहले से ही जो है वो डिसाइड कर ले। जमीन का भी मेरे ख्याल से निरीक्षण होता है, देखा जाता है, ऑफिसर्स आते हैं और तभी जो है वो लोन या सब्सिडी का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। सर, शैलेंद्र कुमार जी पूछते हैं कि मेरी भैंस पहली बार है तो वो हीट में नहीं आ रही है, क्या करें? मैं पहली बार का और हीट पर नहीं आना, जैसा कि मैंने बताया ना, सबसे पहले तो भैंस में हीट इतनी अच्छी नहीं आती जैसे कि गाय में हीट आती है, दिखने लगता है। इस तरह से भैंस में पता नहीं लगता, तो हो सकता है कि उसकी हीट आ रही हो लेकिन आप उसको पहचान ही ना पा रहे हो। तो आप उसको, अगर कोई अच्छा सा भैंसा है वहां साथ में आप छोड़ते हैं उनको, तो अगर वो हीट है तो वो डिटेक्ट कर लेगा। पर अगर ऐसी समस्या लग रही है तो एक बार अपने भैंस की जननांगों की जांच जरूर कराएं। वो एक सामान्य सी जांच करके आपके यहाँ का जो भी डॉक्टर होगा वो बता देगा कि इसमें कोई अगर दिक्कत नहीं है, इसके जननांग सामान्य हैं, तो निश्चित ही तौर पर उसको हीट आ जाएगी। और पहली चीज, इस समय आप उसको जरूर देखें कि उसकी उम्र कितनी है और उसका शरीर का बनावट कैसी है, और तीसरी चीज उसका खान पान कैसा है। अगर पोषण अच्छा है, उम्र 3 साल से ऊपर है, तो निश्चित तौर पर भैंस को हीट में आना चाहिए। लगभग 3.5 साल के आसपास भैंस हीट में आना प्रारंभ अच्छे से कर देती है, जो कि जिसको हम फुल हीट कहते हैं। और ऐसी अगर साइलेंट हीट आ रही है तो वो आप डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों के सवालों का जवाब हम देने में सक्षम रहे। अगर लाइव खत्म होने के बाद आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे आप अपना सवाल हमें भेज दें, और जो बाकी जो सवाल आए हैं वो आप हमें व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दें। हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सपर्ट से आपकी बात करवा दें। इसी के साथ मैं हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने भाग लिया और हमने कोशिश किया कि हम आपके समस्याओं का समाधान कर सकें। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दिया। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने बताया है कि अगर आप डेयरी खोलने की, डेयरी स्टार्ट करने की अगर आप योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप क्या क्या करना है, आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखें आप। और जिसमें मेन है, बहुत सारे हमारे पास सवाल आए हैं कि लोन से रिलेटेड जानकारी, तो सर ने उसके बारे में भी जानकारी दिया कि लोन के लिए आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप अपने विभाग में जाके, कृषि जो पशु पालन विभाग है वहां पे जाके संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोकल बैंक होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करवाते हैं, आप वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही में या तो आप नाबार्ड से जो है वो लोन ले सकते हैं, वहां पे आप जानकारी ले सकते हैं। पशुपालन वेबसाइट पे पशुपालन विभाग के जिस भाषा में भी आपको जानकारी चाहिए वहां पे आपको मिल जाएगा। स्टेट की भी जो जानकारी चाहिए और जो सेंट्रल लेवल पे भी चाहिए, वो सारी जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी को हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। अरे रामू, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? हाँ, हमारी गाय ब्याहने वाली जो है। बधाई हो। पर क्या तुमने इसकी तैयारी कर ली है? क्या तुमने अपनी गाय के लिए आयुर्वेद का एक्सापार ले लिया है? एक्सापार? हाँ, उसका क्या फायदा? एक्सापार ब्याहने के बाद गर्भाशय की सफाई करता है और गर्भाशय के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। और हाँ, साथ में पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले लेना। जी, अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1233-734 पर संपर्क करें। तो अगर हम आप लोगों में से किसी का सवाल, किन्हीं के सवालों के जवाब अगर नहीं दे पाए हैं तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363। साथ ही में या तो आप 9540300003 पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टीवी की टीम से जुड़ना है, ग्रीन टीवी से जुड़ना है, तो भी आप इसी नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे जो है वो जल्द से जल्द बात कर सकें। और फिलहाल इसी के साथ, अगर आप पशुपालन से रिलेटेड, हमने पिछले 7 महीने में 24 एपिसोड किया है। अगर आपको किसी भी विषय में जानकारी लेना है तो ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और आयुर्वेद लिमिटेड एंड ग्रीन टीवी इंडियाज प्रेजेंट
स्पेशल सीरीज ऑन एनिमल हस्बेंड्री पर जाकर आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। और हमने कोशिश की है कि पशुपालन से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा सके। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जल्दी होगी आपसे फिर से मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सावधान रहें और मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं।